लेखक और लेखन दोनों ही हमारे समाज के प्रतिबिंब होते हैं। नमस्कार, मैं मंजू कुशवाहा और आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने वाले हैं, परिचित होने वाले हैं जो हमारे परिचय के कतई मोहताज नहीं है। फिर भी एक छोटा सा जीवन परिचय मैं आप सबके समक्ष रख रही हूँ और उसके उपरांत उनके द्वारा लिखित कहानी भी हम सब सुनेंगे। साहित्यिक पत्रिका पुष्पगंधा के संपादक और अब तक देश की लगभग सभी पत्र पत्रिकाएं, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, हंस, नवभारत टाइम्स, मधुरिमा आदि स्तरीय पत्रिकाओं में 200 से ऊपर कहानियां एवं कविताएं प्रकाशित। कविता संग्रह एक टुकड़ा आकाश तथा कहानी संग्रह अब दिन नहीं निकलेगा, छुअन तथा अन्य कहानियां हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत। कहानी न चाहते हुए भी, ऊद बिलाव तथा एक टुकड़ा जिंदगी का दूरदर्शन पर नाट्य रूपांतरण। आकाशवाणी से कविताओं तथा कहानियों का नियमित प्रसारण। इसके साथ ही अनेक कहानियों का उर्दू, गुजराती, मलयालम, पंजाबी व मराठी में अनुवाद। तरंगिनी आर्ट्स मुंबई द्वारा साहित्य शिरोमणि पुरस्कार और अभी हाल में हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा लाला देशबंधु पुरस्कार से पुरस्कृत, जिसके एवज में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और अंत में इस वर्ष त्रिवेणी साहित्य अकादमी पंजाब द्वारा आजीवन लेखन के लिए पुरस्कृत। जी हाँ, आप बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं और जो आप सोच रहे हैं, जिस व्यक्तित्व के बारे में आप सोच रहे हैं वो वही है। 7 अक्टूबर 1949 अम्बाला शहर हरियाणा में जन्मे आदरणीय विकेश निझावन जी, जिनके द्वारा लिखित कहानी जीवन का दर्द आज हम सब सुनेंगे। यह कहानी 80 के दशक श्रीपत राय की पत्रिका कहानी में छपी थी, जो बेहद ही सूक्ष्म अनुभूतियों को दर्शाने वाली है। एक एकाकी जीवन जी रही माँ और बेटे की भावनाओं को उजागर करती है। सुनिए आप लोग कहानी। वो बिट्टो आ गई। हवन कुंड के चारों तरफ बैठे लोगों के बीच में से एक आवाज़ उभरी थी। सभी की नज़रें एकदम से गेट की ओर उठ गई। मैंने थोड़ा सा उचक्कर गेट की ओर देखा। बिट्टो एक हाथ में मुन्ने को लिए और दूसरे हाथ से रिक्शे को थामे नीचे उतर रही थी। हल्के पीले रंग की साड़ी और उलझे उलझे बालों में वह सचमुच बड़ी सुंदर लग रही थी। पंडित जी, आप हवन शुरू कीजिए। बुआ जी का आक्रोश भरा स्वर फूटा था। कारण मैं समझ गई थी। यकीनन उन्हें बिट्टो के देर से आने पर काफ़ी नाराज़गी थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि इसका उससे बदला ही लिया जाता। 2 मिनट तो रुका ही जा सकता था। काफ़ी गुस्सा आया था मुझे बुआ जी पर, लेकिन दूसरे ही पल यह सब सुखद भी लगा, क्योंकि अब सभी की नज़रें गेट से हटकर पंडित जी की ओर जम गईं और अब बिट्टो लोगों के लिए नाहक तमाशा सा बनकर नहीं रह गई थी। मैं अब भी तिरछी नज़रों से बिट्टो की ओर ही देख रही थी और इस बात का अंदाज़ा लगा रही थी कि वह मेरे पास कितने मिनट में पहुंच जाएगी। थोड़ा सा एक ओर सरक कर मैंने उसके बैठने की जगह भी बना दी, लेकिन यह सोचते ही कि अगर वह कहीं और बैठ गई, मैं निराश हो आई। मुन्ने को रास्ते में ही मालती ने पकड़ लिया था। बिट्टो मेरे ही पास छुई मुई सी बनी आ बैठी। थोड़ी ही देर में सभी पंडित जी के मंत्रों में डूब गए, तो मैं अपना प्रश्न उठाए बिना न रह सकी। बड़ी देर से पहुंची रे, अजय नहीं आया? बिट्टो ने क्षण भर को घूरते हुए मेरी ओर देखा, फिर गर्दन झुका ली। आंखों ही आंखों में उसने ऐसे माहौल में अपना जवाब देने की शायद असमर्थता प्रकट कर दी थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया। क्या यही वक्त था यह सब पूछने का? मेरे आसपास 50-100 व्यक्ति और बैठे हैं, वे सब बहरे तो नहीं? तभी किसी के आने का आभास हुआ तो मैंने गर्दन उठाकर देखा। शक्ल से जाना पहचाना व्यक्ति था, लेकिन कौन है, कहाँ रहता है, यह मैं नहीं जानती थी। यूँ हर आने जाने वाले का मैं निरीक्षण सा कर रही थी। पापा का शहर में जितना नाम था और जिन जिन लोगों के बीच उनका उठना बैठना था, क्या उतने लोग आए हैं? सच में थोड़ी ही देर के बीच
लोगों की एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी जो पापा के बड़े होने का एहसास दिला रही थी। आज पापा की बरसी थी। बाहर से लोगों का आना जाना तो 2 रोज पहले ही शुरू हो गया था। मैं ही 4 रोज पहले आ गई थी। इतनी दूर से आओ तो कुछ रोज का प्रोग्राम तो बनाकर आना ही होता है। मेरे यहाँ पहुँचने के 15 मिनट बाद ही भैया और भाभी रिक्शा से उतरे। उनका जल्दी आ जाना मुझे अच्छा लगा था, वरना रास्ते भर मैं घर में छाए मौन और उदासी का सोच सोच कर डूबी जा रही थी, विशेषकर जब मम्मी का उदास चेहरा आंखों के सामने आ जाता। मम्मी अभी तक अपने को एडजस्ट नहीं कर पाई हैं, ऐसा मैं अतुल के पत्रों से जानती चली आई थी। 1 वर्ष हमारे लिए काफ़ी लंबा समय था, लेकिन मम्मी के लिए शायद नहीं। यूँ पापा की याद और उनकी बातें अभी तक दिमाग से जुड़ी हुई थीं, लेकिन उन्हें कभी सोचने या किसी से कहने का वक्त ही कहाँ मिलता था। अब वे मात्र एक कहानी की तरह लगने लगी थी, जिसे कभी पर्दे पर देखा हो। सुबह की गाड़ी से मजले भैया और भाभी भी आ गए थे। साथ में बुआ जी भी थीं, जिन्हें आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाए देख मैं हंस पड़ी थी। आपको क्या हो गया बुआ जी, इतनी मोटी ऐनक? वैसे आप जच रही हैं इसमें। शर्म नहीं आती कलमुही? हम लोगों की दीन दुनिया चली गई और तुझे मजाक सूझ रहा है? लेकिन इतना मोटा चश्मा लगाकर तो दीन दुनिया लौट आई होगी। अभी कहाँ लौटी है रे? अभी तो दूसरी आंख का मोतियाबिंद उतर रहा है। जब तक उसका ऑपरेशन नहीं हो जाता नज़र कहाँ टिकेगी। बुआ जी ने ऐनक उतारी और शीशे से साफ करती हुई बोली, बिट्टू रानी कहाँ है रे? क्षण भर पहले बुआ जी से मजाक करने का जो मूड बना था वह बुआ जी के प्रश्न के आगे एकदम बुझ सा गया। सचमुच जैसे बिट्टू की हमें भी याद आ गई थी। इतनी नज़दीक रहते हुए भी पापा की लाडली अभी तक नहीं पहुंची थी। अतुल बाहर आ रहा था तो उसी से पूछ लिया मैंने, बिट्टू नहीं आई अभी तक? कोई फ़ोन पत्र तो नहीं आया उसका? अतुल ने पैनी सी दृष्टि से मेरी ओर देखा और पता नहीं कहकर बाहर को निकल गया। लो, इसे क्या हो गया है? सीधे मुंह जवाब ही नहीं। जब से आई हूँ 1 मिनट भी जी भर कर बात ही नहीं की इसने। चिट्ठियों में तो क्या क्या लिखा करता था। गर्दन झटकती हुई मैं बाबूजी की ओर मुड़ी और उखड़े हुए स्वर में बोली, उसका ससुराल से आना इतना आसान थोड़े ना है। चूल्हे चक्की से फुर्सत मिलेगी तब ना। मैंने बात पूरी कही थी, लेकिन मेरी बात पूरी होने तक बुआ जी कमरे की दहलीज भी लांघ चुकी थीं। पंडित जी की आवाज़ रुकी तो मेरा ध्यान उस ओर बटा। हवन कुंड में लकड़ियाँ डाली जा चुकी थीं। छोटी भाभी अंदर से कुछ लेने जाने लगी तो जाते जाते उसने एक नज़र मेरे और बिट्टो पर फेंकी। यूँ दोनों भाभियों के चेहरे रुआंसे पड़े थे, लेकिन मंत्रों के उच्चारण के वक्त उनकी आवाज़ काफ़ी ऊंची रहती। कई बार उनकी आवाज़ एकदम से रुक जाती, शायद मंत्र पूरी तरह न आने की वजह से। तब मैं बिट्टो की तरफ देखकर तनिक मुस्करा भर देती। प्रत्युत्तर में बिट्टो का भावहीन चेहरा देख मुझे काफ़ी गुस्सा आने लगता। बड़े भैया ने 1-2 बार पीछे मुड़कर देखा था। शायद वे मुझे आगे आने का संकेत कर रहे थे, लेकिन मैं औरतों में इस कद्र घिरी बैठी थी कि मुझे आगे जाना काफ़ी कठिन सा लगा। यूँ भी आगे जाने के लिए एकमात्र औपचारिकता थी। मैं जानबूझकर भैया से दृष्टि चुराती रही। औरतों के बीच बैठी मैं मम्मी की स्थानापूर्ति भी तो कर रही थी। घर में बड़ी होने के नाते लोग मेरे नज़दीक ही अधिक आ जा रहे थे। मम्मी की आंखें इस कदर कमज़ोर हो चुकी थीं कि हर एक को पहचानना उनके बस की बात नहीं थी, और ऐसे मौके पर तो लोग अपनी सूरत दिखलाना ही अधिक ज़रूरी समझते हैं ना। हवन खत्म होते ही सब लोग उठ खड़े हुए। लोगों को विदा करके जैसे ही मैं अंदर आई, स्टोर की तरफ से किसी की सुस्कियाँ सुनाई दी। मैं तेज़ी से मुड़ी, देखा घुटनों में सर छुपाए अतुल था। अतुल, क्या हुआ रे? करीब पहुंचकर जैसे ही मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया, वह बच्चों की तरह पापा पापा कहते हुए मुझसे लिपट गया। मैं जड़ हो आई थी। आज जाना था कि दुख पीड़ा क्या होती है। हम लोग तो अपने अपने घरों में व्यस्त हो गए। पापा को याद करने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली, लेकिन अतुल के आगे अपना और मम्मी का एकाकी जीवन था जो पापा की याद हरदम ताज़ा करवा सकता था।
बालों को सहलाती हुई मैं बोली, जी छोटा न कर, सब कुछ अब तुम्ही ने ही तो संभालना है। दरअसल पिछले 3-4 माह से उसने हर पत्र में मम्मी को लेकर ही लिखा था। कई कई पंक्तियाँ मेरे सामने उभर उभर कर आने लगी थीं। दीदी, कभी कभी लगता है मैं बहुत उदास हूँ। जी चाहता है यहाँ से भाग जाऊँ, बहुत दूर। लेकिन किसे छोड़ दूँ, किसे पालूँ? हर वक्त मन में एक एकांत सा बना रहता, हर वक्त मन में एक आतंक सा बना रहता है। रात सोता हूँ तो लगता है सुबह मम्मी, मुझे लगता है दीदी, मम्मी अब जीना ही नहीं चाहती। दीदी, मरे हुए व्यक्ति को देखना आसान है, लेकिन मरते हुए व्यक्ति को देखना बहुत मुश्किल है। मम्मी अधिक उदास हो उठती होंगी, इसलिए भावुक हो उठता है। इस स्थिति से उन्हें उबारने का कोई तरीका भी तो नहीं है मेरे पास। हार कर मैं उसे उसकी इन बातों का जवाब ही नहीं देती थी। किसी तरह उसे धीरज बंधाकर मैं बाहर आई तो देखा बरामदे में से दरिया और हवन आदि का सारा सामान उठवा दिया गया है। लोग बाग भी सभी जा चुके हैं। बड़ी भाभी फर्श पर पानी की बाल्टियां ऐसे फेंक रही थीं मानो अभी अभी यहाँ से हवन कुंड नहीं, पापा का मृतक शरीर उठाया गया है। बुआ जी के माथे पर काफ़ी तेवर बने हुए थे। इन्हें कुछ कह तो नहीं दिया किसी ने। मैंने बुआ जी की ओर रुख किया ही था कि वह उबल पड़ी। जीते जी कितना दान पुण्य किया करता था वह। उसके मरने के बाद तुम्हारा तो फर्ज बनता था कि 2 रोटी गरीबों को ही खिला देती। बुआ जी के तेवरों का कारण अब समझ में आया था। भैया भाभी से वे पहले बात कर चुकी हैं, इसका मुझे पता चल गया था, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं थे। मैंने अतुल से ही आकर कहा, बुआ जी ठीक ही तो कहती हैं, अब सब कुछ हम ही ने ही तो करना है। मैंने जानबूझकर ऊंचे स्वर में कहा ताकि बात भैया तक भी पहुंच जाए, लेकिन बड़े भैया कन्नी काट छत पर चले गए। बुआ जी की बात का पलड़ा भारी होते देख मझले भैया ने हाँ में हाँ मिलाई। इसी बीच मम्मी ने पास आकर मेरे हाथ में कुछ नोट थमा दिए थे। मेरे इनकार करने पर उन्होंने केवल मेरी मुट्ठी दबा दी थी। सब चीज़ें लाने देने का काम अतुल ने ही तो किया था। इस सारे कार्यक्रम के समाप्त होने तक बड़ी भाभी का मुंह सूजा रहा था। रात को हम केवल घर के ही सदस्य बाकी रह गए थे। डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाते वक्त मैं सोचने लगी थी, आज कितने दिन बाद हम सब भाई बहन इकट्ठा हुए। इस घर में शायद ऐसा ही कोई मौका आता है जब हम सभी इकट्ठे हो पाते हैं, वरना सभी अपने आप में व्यस्त हैं। अब अतुल की शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए। खाना खाते वक्त बड़ी भाभी ने मेरे मुंह की बात छीन ली थी। आज पहली बार लगा कि भाभी ने कोई अक्ल की बात की है और इस घर की जिम्मेदारी को समझा है। छोटी भाभी ने इसका समर्थन किया और बड़े गर्व के लहजे में बोली, लड़की तो मैं बता सकती हूँ, एकदम A1। मैं तिरछी नज़र से अतुल की ओर देखती हुई मुस्कराई, केवल उसके चेहरे पर होने वाली प्रतिक्रिया जानने के लिए। लेकिन उसके चेहरे पर न कोई रंग आया न गया। गर्दन झुकाए रोटी चबाता रहा वह। लड़की तो एक मेरे माइंड में भी है। एकाएक जैसे बिट्टू को भी ख्याल आया। पढ़ी लिखी तो मैट्रिक तक ही है, लेकिन सुंदर बहुत है। सच। मैंने अनचाही प्रसन्नता चेहरे पर ओढ़ी और अतुल के मुखातिब होकर हुई, भैया अब निर्णय दे दे, तुझे कौन सी चाहिए। अतुल बिना किसी ओर नज़र डाले वॉश बेसिन की ओर बढ़ गया। लो, देवर जी गुस्सा कर गए। छोटी भाभी बोली, इन्हें तो पढ़ी लिखी भी चाहिए और सुंदर भी, लेकिन आप लोग हैं कि। और खिसियाई सी हंसी हंस दी वह। गुस्सा तो बहुत आया था भाभी पर, लेकिन चुप बनी रही मैं। 2-4 दिन तो रहना है यहाँ, वो भी बिगाड़ कर चली जाऊँ। इस तरह का गुस्सा तो हम भी किया करते थे, बड़े भैया थे। लेकिन जब देवी जी के दर्शन किए तो और ठाकर मारकर हंस दिए वे। बात जितनी गंभीरता से शुरू हुई थी उतनी ही मजाक में जाती लगी। विषय वहीं छोड़ मैं उठ खड़ी हुई। रात छत पर टहलने के लिए निकल आई थी। थोड़ी ही देर बाद भाभी भी आ गई। आपने क्या सोचा है दीदी? मेरे करीब आती हुई वह बोली। किस बारे में? मैं समझती हुई भी अनजान सी बन आई थी। अतुल की शादी के बारे में। आखिर वह कैसी लड़की चाहता है, हमें भी तो पता चले। कैसी भी लड़की चाहे,
लेकिन अतुल में क्या कमी है जो उस पर इतने व्यंग्य कसे जा रहे थे। मैं काफ़ी कठोर हो आई थी। भाभी ने सहज एवं दृढ़ मुद्रा बनाई। बात दूसरों ने बढ़ाई थी दीदी। भला इसमें मेरा क्या दोष? मुझे तो मम्मी का ध्यान आता है। भला कब तक यूँ अकेली रह सकेंगी वह? भाभी को यूँ रहमदिल होते देख सचमुच मैं विस्मय में पड़ रही थी। अतुल की पसंद के बारे में क्या जानूं भला? मैंने स्वयं को थोड़ा संयत किया। जानती नहीं, जान तो सकती हो ना। हमारे रिश्ते की एक लड़की है, कहो तो फ़ोन करके किसी बहाने उसे यहाँ बुला लूँ। बात गलत नहीं लगी थी मुझे। इतना वक्त ही कहाँ था कि पहले हम लोग वहाँ जाते और फिर अतुल के देखने दिखलाने का चक्कर पड़ता। अतुल की जिम्मेवारी मैंने अपने ऊपर ले ली। मुझे विश्वास था कि अगर लड़की मुझे पसंद आ गई तो अतुल नहीं करेगा। सुबह अपने सामने ही मैंने भाभी से फ़ोन करवा दिया। काफ़ी हल्का महसूस करने लगी थी मैं खुद को। मेरे उठते उठते भाभी ने जैसे पुनः याद दिलाया, दीदी अतुल से बात कर लेना आज ही। ब्रेकफास्ट लेते हुए छोटे भैया भाभी ने लेक जाने का प्रोग्राम बना लिया था। बड़े भैया भी भाभी को लेकर शायद किसी दोस्त के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना चुके थे। मुझे अच्छा ही लगा था क्योंकि यह वक्त था जब मैं अतुल और मम्मी से खुलकर बात कर सकती थी। उनके जाते वक्त मुझे चुभन तो हुई थी, फिर भी मुस्कुराते हुए उन्हें विदा कर मैं बरामदे में पहुंची। मम्मी रास के पास खड़ी दाल बीन रही थी। ओह मम्मी, पहले ही आंखें इतनी कमज़ोर हैं, ऊपर से। मैंने झट से मम्मी के हाथ से थाली छीन ली थी। अभी तो हम यहीं हैं, जब चली जाओगी तब का इंतजाम भी हम कर रहे हैं। यही कि मुझे वीरेन के पास भेज देना चाहते हो? मतलब? मैं चौंकी थी। जानबूझकर सब अनजान क्यों बन रहे हैं? आज मैं अकेली रह गई हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं कि जिधर जी चाहे उधर फेंक दो मुझे। भाभी की रहमदिली का मतलब मैं अब समझ रही थी। मिन्नी के लिए उन्हें मेड नहीं मिल रही थी, इसका बखान वह कई बार कर चुकी थी। मम्मी के कंधे पर हाथ रखती मैं बोली, मम्मी मैं तो अतुल की शादी के बारे में कह रही थी। मम्मी फटी सी आंखों से मेरी ओर देखने लगी। लेकिन बाकी सभी मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मम्मी रुआसी हो आई थी। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा मम्मी, जहाँ आपका जी चाहेगा वहीं रहेंगी आप। मैं समझ गई थी कि मम्मी यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मैंने जल्दी ही माहौल को थोड़ा हल्का बनाना चाहा। मम्मी, भाभी ने अतुल के लिए एक लड़की सजेस्ट की थी। मैंने सुबह ही फ़ोन करवा दिया है कि वे लोग लड़की को लेकर यहाँ आ जाएं। भाभी के रिश्ते में ही है, मैं जानती हूँ। सब आपकी राय के बिना हुआ है, लेकिन अब हम आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहती। हाँ, निर्णय तो आप ही देंगी, मम्मी को बुरा ना लगे इसलिए मैंने सारी बात स्पष्ट कर दी। मैं तो निर्णय दे दूंगी, लेकिन अतुल मानेगा? मम्मी के स्वर में किसी तरह की आक्रोश नहीं था। आप अतुल की चिंता मत करें, मैंने बड़े आत्मविश्वास से कहा। अतुल सामने होता तो बात स्पष्ट हो जाती, लेकिन वह तो सुबह ही बिट्टो के साथ उसे उसकी ननद के यहाँ छोड़ने के लिए चला गया था। रात सोते वक्त बिट्टो ने कई बार दोहराया था कि सुबह उसे जल्दी उठा दिया जाए, क्योंकि उसे अपनी ननद से मिलकर शाम की गाड़ी से ससुराल वापस भी पहुंचना है। एक अजीब सी दहशत, डर उसके चेहरों पर रहता, जो मुझे जला सा गया था। 2-4 रोज तो रुक जा, जब तक हम यहाँ हैं तब तक ही सही, ससुराल में तो सारी उम्र ही रहना है। मेरी जगह होती ना, पता चल जाता दीदी। उसने जिस कड़वाहट से कहा, लगा अपने दुख का दोष वह मुझे ही दे रही है। मन में आया कह दूं, दोष तेरा ही है जो इतनी दब्बू बनी हुई है, पर सोचा मन का चाहा मैं ही कितना कर पाती हूँ। एक और भय भी तो हम लोगों के मन में समाया हुआ है, पापा सिर पर नहीं है, झगड़ा मोल लेकर हम किधर भटकेंगी। बिट्टो जाने लगी थी तो बुआ जी को भी अपने गुरुजी की याद आ गई। अपने छोटे से थैले में से एक धोती और थोड़ा सा प्रसाद लेकर वे गुरुजी के दर्शन के लिए निकल गईं। सुबह से दोपहर तक एक एक पल मैंने घर की एक एक वस्तु का निरीक्षण करते हुए गुजारा था। कोठी के मेन गेट से बरामदे तक के दरवाजे तक एक अजीब सा सूनापन छाया हुआ था। पापा थे तो कोठी का एक एक कोना हरियाली और फूलों से भरा रहता था। गेट से प्रवेश करते ही मोतिया और चमेली की गंध पुलकित सी कर जाती थी। बरामदे में फैला मनी प्लांट अपना अस्तित्व खो बैठा था। छतों पर फैले जाले एक अजीब सा भयानक रूप दे रहे थे।
मन में आता है मम्मी से चिल्लाकर पूछूं आखिर यह क्या हालत बना रखी है घर की। पर मैं जानती हूँ मेरे इस प्रश्न के आगे मम्मी के पास रोने के सिवाय कुछ नहीं होगा। क्या व्यक्ति अपने लिए कभी नहीं जीना चाहता? पापा के होते हुए दुखों के कम अंबार टूटे थे भला, लेकिन रोने रुलाने के बाद भी मम्मी के जीने की पूरी इच्छा थी। हर हाल से समझौते किए थी वे। एक साथी चला गया तो हम भी पूरी तरह से ढह गए। खुद के लिए खुद को भी नहीं संभाल सकते। शायद इंसान बहुत कमज़ोर है, दूसरों के सहारे के बिना जी ही नहीं सकता। पीछे वाले बगीचे में बैठी डूबते सूरज को देख रही थी कि अतुल आ गया। बहुत देर से आया रे। तू तो बिट्टू को छोड़ने ही गया था, कहीं और चला गया था क्या? कहीं भी तो नहीं, बस जरा कहीं नहीं, बस जरा। पता नहीं ये क्या जवाब मिल रहे हैं आजकल। 2-4 रोज के लिए आए हैं, पास बैठने के लिए मन नहीं करता। 2-4 रोज के लिए आई हो इसीलिए तो मुंह नहीं बढ़ाना चाहता। आंखों में गहरी उदासी लिए वह मुस्करा दिया। बड़ी मुश्किल से खुद को पिघलने से बचाया, फिर भी कह उठी, ठीक कहता है, ठीक कहता है रे। ये मोह ममता न होती तो इंसान कितना सुखी होता। गर्दन झुकाए घास का तिनका चबाने लगा था वह। प्रमोशन के चांसेस कब तक हैं? यूं ही पूछ बैठी मैं। शायद जल्दी हो जाए। तो फिर इसी खुशी में एक काम कर डाल। क्या? झट से शादी करवा ले। इस बार खुलकर हंस दिया वह। इतनी भी जल्दी है? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो सारी उम्र पड़ी है। तुम्हें जल्दी नहीं, हमें तो है। अपना नहीं, मम्मी का तो ख्याल कर कुछ। मेरे शादी करवाने से मम्मी को क्या सुख मिलेगा? क्यों? कोई सुख नहीं मिलेगा? कुछ नहीं करेगी वह मम्मी के लिए? जो सेवा वह मम्मी की करेगी, विश्वास दिलाता हूँ दीदी, उतनी सेवा मैं भी मम्मी की करूँगा। लेकिन वो सुख, वो चैन नहीं दे पाओगे जो बहू के आने से माँ को होता है। पहले भी तो 2 बहुएं आ चुकी हैं, इसकी पूर्ति तो अब तक हो जानी चाहिए थी। मैं बात को जितना लाइटली ले जाना चाहती थी वह उसे उतना ही तूल दे रहा था। फिर भी मैंने स्वयं को संयत रखा। अच्छा, ज़्यादा बातें मत बना। छोटी बहू के आने का जो चाव होता है तू क्या जाने। वह खामोश रहा। मैं ही बोली, कल ऑफिस से ज़रा जल्दी आ जाना। क्यों? इस बार निगाहें उसके चेहरे पर गड़ा दी थी, जैसे सचमुच वह किसी बात के लिए शंकित हो उठा था। कल कुछ लोग आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ जाने से पहले मैं सब कुछ करके जाऊँ। वह एक झटके से उठ खड़ा हुआ। आंखों में जैसे खून उतर आया था उसके। किसके कहने पर किया जा रहा है यह सब? उसकी मुट्ठियाँ भी चाई थीं। किसके कहने पर होगा? क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? वह पांव पटकता हुआ ड्राइंग रूम की ओर चल दिया। मैं भी पीछे पीछे हो ली थी। आखिर हो क्या गया है तुझे? मैं चलती चलती बोली। इस उम्र में कितना चाव होता है लड़कों को। एक छोटा सा घर बन जाता है अपना। जीवन में स्थिरता आ जाती है, जिंदगी अर्थपूर्ण हो जाती है। यह जीवन तो दान में दे दिया है दीदी, अगले जन्म में देखेंगे। वह ड्राइंग रूम में सोफे पर जा दुबका था। तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया रे? अब तक पहेलियाँ क्यों बुझाया जा रहा था? कौन है वो जिसे यह जीवन दान में दे दिया है? नहीं दीदी, तुम गलत समझ बैठी। मुझे समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? मैं झुंझला आई थी। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। उसका स्वर एकदम से शांत था। क्या अच्छा नहीं लगता? मेरी आवाज़ पता नहीं क्यों कुछ दब सी गई। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह पुनः उसी रौं में बोला। पहेलियाँ क्यों बुझा रहा है? साफ साफ कह देना जो कहना चाहता है। मैं बहुत अकेला पड़ गया था दीदी, बहुत दुख देखे हैं मैंने। लो, यह कौन सी बात ले बैठा? विस्मय में पड़ रही थी मैं। मैंने भी चोट सी करनी चाहिए। तू सोचता है हम बहुत सुखी हैं, हमें किसी की चिंता नहीं है। मैं जानता हूँ दीदी, लेकिन दुख और आतंक में बहुत अंतर होता है। मेरी अब तक की जिंदगी केवल आतंक में गुजर कर रह गई है। वो आतंक अकेलेपन की वजह से ही तो था। उस आतंक से उबरने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है भला? नहीं, अब वक्त ही नहीं रहा। क्यों? किस भ्रम को पाले हुए है तू आखिर? यह मैं नहीं, मेरे अंदर का कोई और ही बोल रहा था जैसे। ठीक कहती हो दीदी। उसके शब्दों में कंपन था। शायद यह मेरे भ्रम ही हो, शायद यह मेरा भ्रम ही हो। लेकिन कभी कभी लगता है
उस आतंक ने जिस्म की एक एक नस को कहीं अंदर ही अंदर जला डाला है। इस उम्र में ही नपुंसकता का बोध होने लगे तो जानती हो कैसा लगता है। कहने को तो वह कह गया, लेकिन यह शायद उसने बाद में महसूस किया कि सामने मैं बैठी हूँ। चेहरा घुटनों में छिपा लिया उसने। मैं जड़ सी हो आई थी।